परिचर्चा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में हमारे 3 युवा साथी जो वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रही हूँ कि वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हमारी पहली वक्ता रहेंगी कवयित्री नेहा नरूका जी। मैं नेहा नरूका जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ। हमारी दूसरी वक्ता मानसी हैं। मानसी, बहुत आदर के साथ मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। साथियों, हमारे तीसरे वक्ता किशुंक गुप्ता जी हैं, जो बस कुछ ही देर में हमारे बीच पहुंच जाएंगे। तब तक हम कार्यक्रम को औपचारिक रूप से थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। आज हिंदी साहित्य ने एक महत्वपूर्ण साहित्यकार को खो दिया है। हंस परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आदरणीय संजय सहाय जी को आमंत्रित कर रही हूं कि वो मंच पर आएं और आपसे 2 शब्द कहें। आज सवेरे सवेरे हमने वीरेंद्र यादव जी को खो दिया। अभी 4-5 दिन पहले उनसे मेरी लंबी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि उनको मधुमेह हो गया है, रहा पहले से होगा, तो उसको लेकर वो काफ़ी परेशान थे। मैंने उनको बताया कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, सिर्फ नियंत्रण करने की बात है। अगर आप अपनी आदतों पर, अपने खान पान पर, अपनी जो आपका शुगर है उसके ऊपर अगर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन कब से है, कितना है, इसका एक मानक होता है HbA1c, वो कितना है तो बता नहीं पा रहे। मैंने कहा इंसुलिन से मत डरिएगा, इंसुलिन लेना, मैं पिछले 35 साल से इंसुलिन ले रहा हूँ, तो इससे ऐसी कोई बात नहीं है। आप उस पर तत्काल चले जाएं और दिल्ली आइए, यहाँ किसी अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से आपकी मुलाकात भी कराते हैं। बड़ी लंबी बात हुई, बहुत आत्मीय। उनके साथ मेरे संबंध की शुरुआत जब हुई थी तो वो एक बड़े ही एक निगेटिव तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम इतने गहरे और आत्मीय हो गए एक दूसरे के साथ, ये पता भी नहीं चला। आज सवेरे जब शोभा से मुझे पता चला कि वीरेंद्र जी नहीं रहे तो सहसा विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने अखिलेश जी को फ़ोन किया, क्योंकि हमारे बीच का वो सेतु थे। जब शुरुआत में उनकी ही वजह से उनसे हमारी जान पहचान हुई, मित्रता हुई, तो अखिलेश जी ने बहुत देर तक फ़ोन नहीं उठाया, व्यस्त थे या कहीं इन्हीं चक्करों में पड़े हुए होंगे। तो फिर उन्होंने बताया कि आज सवेरे कोई 3 बजे के आसपास बाथरूम गए, फिर वहाँ से वो उठने में बहुत दिक्कत हुई, और फिर बाहर जब आए थोड़ी देर के बाद लगा कि स्वस्थ से हो गए हैं, तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोगों ने उनकी व्यवस्था की। एम्बुलेंस वगैरह पहले तो जाना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर हुआ कि ठीक है चलते हैं। और एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते खत्म हो गए। तो हंस से उनका बड़ा पुराना जुड़ाव था, राजेंद्र जी से और तमाम लोगों से। तो उनका जाना हंस के लिए, पूरे हिंदी साहित्य के लिए एक भयानक क्षति है, और हंस के लिए विशेष तौर पर एक बिल्कुल एक आत्मीय क्षति है। और मैं उनको सादर नमन करता हूँ। वीरेंद्र जी, आपने हंस के लिए बहुत, हमेशा वो खड़े रहे, हमेशा लिखा हंस के लिए, और नए नए मुद्दे उठाते थे, और उनका अपना एक दृष्टिकोण था, अपनी एक दृष्टि थी, और वो बड़ी विलक्षण थी। तो हम यहाँ से, मैं चाहूँगा 2 मिनट का मौन रख के हम उनको सादर नमन करें। धन्यवाद। हंस परिवार की ओर से वीरेंद्र यादव जी को मैं सादर नमन करती हूँ।
और बहुत दुख की बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं अपने तीसरे वक्ता किशुंग गुप्ता जी का भी इस कार्यक्रम में स्वागत कर रही हूँ। साथियों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, नए रंगों की आमद, ये केवल युवा लेखन या युवा उपस्थिति का प्रश्न नहीं है। दरअसल ये हिंदी साहित्य में भीतर से चल रही जो हलचल है उसे समझने का एक प्रयास है, जो गुजरे वर्षों में हमारी संवेदना, हमारी भाषा, हमारी नैतिकता और हमारी साहित्यिक दृष्टि में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जब हम नए रंगों की बात करते हैं तो हम सिर्फ नए नामों की या नए चेहरों की बात नहीं करते। हम नए अनुभव, नई संवेदना, नई भाषा, नई शैली की बात करते हैं, जो गुजरे वर्षों में लंबे समय तक हिंदी साहित्य में हाशिए पर रही, लेकिन आज केंद्र से संवाद कर रही है, या मैं कहूँ कि इस मजबूत स्थिति में है कि केंद्र से संवाद कर पा रही है। आज वो समय है जो समय हमारे पास विषय वैविध्य का समय है, हमारे पास अभिव्यक्ति के ढेरों माध्यम हैं, हमारे पास अनेक रूप हैं, और इसमें स्त्री, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, LGBTQ और अन्य वंचित समूह इस तरह साहित्य में आए हैं कि वो साहित्य में केवल प्रतिनिधित्व की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि साहित्य की भाषा, साहित्य के अनुभव, उसकी सत्ता संरचना पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या नया लेखन परंपरा से पूरी तरह कटा हुआ है, या परंपरा के साथ संवाद करता हुआ, परंपरा के साथ संवाद करता हुआ, उससे मुठभेड़ करता हुआ आगे बढ़ रहा है और कुछ नया हमें देने का प्रयास कर रहा है। साथियों, आज का हमारी ये चर्चा साहित्य की इसी विशेषता को खोलने का प्रयास करेगी कि इस जटिलता भरे समय में हमारे समय की चुनौतियों और जटिलता से लड़ते हुए हमारा नया लेखक किस तरीके से अपनी स्वतंत्र सत्ता रच रहा है। मैं बहुत संक्षिप्त में हमारे तीनों वक्ताओं का आपसे परिचय कराऊंगी और फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ नेहा नरुका हैं, जिन्हें कवियत्री के रूप में आप जानते हैं। नेहा लंबे समय से इस समय बहुत अच्छा रच रही हैं, लिख पढ़ रही हैं और साहित्य में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। नेहा, मैं आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे पास दूसरे वक्ता किशुंग जी हैं, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, आप सभी जानते हैं कि वो डॉक्टर हैं, द्विभाषी लेखक हैं, कवि हैं, और थोड़े ही समय पहले किशुंग ने हिंदी साहित्य को एक ऐसा कहानी संग्रह दिया है जिस पर बात करने से कुछ समय पहले तक उन विषयों पर लोग घबराते थे। मैं किशुंग जी का बहुत ज़्यादा स्वागत कर रही हूँ। उसके बाद तीसरी वक्ता के रूप में हमारे पास एक ख़ास वक्ता हैं जो जामिया मिलिया इस्लामिया में शोधार्थी हैं। मानसी हमारे साथ मौजूद हैं। मानसी अपने समय में बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, रच रही हैं, और आज एक शोधार्थी की दृष्टि से भी आप इस चर्चा को देखेंगे। मानसी, मैं आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूँ इस कार्यक्रम में। साथियों, हमारे पास समय की सीमा है, तो बिना किसी और औपचारिकता के मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और हम अब इस पर बात करेंगे। मैं अपना पहला जो प्रश्न है, या इस कहें कि इस चर्चा को खोलने का जो प्रारंभ है, वो नेहा से करूंगी। नेहा, मैंने अभी जब मैं बात कर रही थी तो मैंने नए रंगों की आमद पर बात करी, नए बदलाव पर मैं बात कर रही थी। आप स्वयं उस पीढ़ी की लेखिका हैं, और जो आपकी पृष्ठभूमि रही है, जो आपका परिवेश रहा है, आपने ग्रामीण स्त्री का जीवन भी देखा और शहरी स्त्री का जीवन भी देखा है, और आप उस समय में लिख रही थी, आप उस समय को जी रही थी। तो क्या जो साहित्य की परंपरा है स्त्री युवा लेखन में, जो वो परंपरा से निरंतरता को की तरह देखती हैं आप उसे, या एक निर्णायक विच्छेद की तरह देखती हैं? और आज का जो लेखन है वो किस तरीके से साहित्य को बदल रहा है, इस पर मैं चाहूँगी कि आप अपनी कुछ बात रखें। शुक्रिया हंस, शुक्रिया दीपा जी। मैं दोनों ही रूपों में देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि युवा कविता को हम ऐसे नहीं देख सकते कि सब धान 22 पसेरी, मतलब
सारे युवा एक जैसा नहीं लिख रहे हैं। सबका कुछ कॉमन कुछ प्रवृत्तियां होती हैं जो मिलती हैं, हर समय में मिलती रही हैं, मगर ऐसा नहीं कह सकते कि जो युवा हैं वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं एक जैसा जिसको हम पकड़ लेंगे और चिन्हित कर देंगे कि हाँ ये ऐसा है। ऐसा नहीं, अलग अलग तरह से है। तो दोनों ही बातें हैं। कुछ युवा लेखकों में आप देखेंगे कि ऐसा लगता है कि वो परंपरा का विस्तार है, और कुछ में परंपरा का विद्रोह की जो प्रवृत्ति है वो दिखती है। सबका अलग अलग तरह का है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसका कैसा है, किसकी शुरुआत कैसी रही। सबसे पहले तो ये प्रश्न दिमाग में आता है कि युवा कौन, युवा है कौन आखिर हिंदी में। ये जो युवा है ये उम्र में युवा है, या जो ये लिख रहे हैं लिखने में युवा हैं। तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा इसको बांटा। मैंने युवाओं के दो वर्ग कर लिए हैं, एक किशोर युवा और एक प्रौढ़ युवा। नेहा, मैं फिर से अपने प्रश्न पे आऊंगी। हाँ। आपने कहा कि आप कह रही हैं कि कुछ एक क्लियर लाइन नहीं है हाँ। कि हम कह दें कि परंपरा से विच्छेद है या परंपरा का विस्तार है। जी। लेकिन फिर भी अगर हम एक जनरलाइजेशन करते हैं, अगर हम स्पेसिफिकली कुछ जानना चाहते हैं, तो आपकी नज़र में क्या परंपरा का विस्तार है वो, या एक पूरी तरह से उसे काट रहा है? ये मेरा सवाल था, अगर आप इस पर कुछ बात करें। नहीं, परंपरा का अगर एक ही चुनना है दोनों में से, तो परंपरा का विक्षेप ज़्यादा है, विद्रोह की प्रवृत्ति ज़्यादा है। ज़्यादातर युवा जो लेखक हैं वो किसी न किसी विमर्श, या स्त्रीवादी विमर्श, या आदिवासी विमर्श, या दलित विमर्श, या जो थर्ड जेंडर विमर्श, तो इस तरह के विमर्श में लिख रहे हैं, या किसी विचारधारा से जुड़ाव महसूस कर रहे लिख रहे हैं। वो कविता को या कहानी को एक तरह से एक्टिविज्म मानते हैं, और समाज जो बदलने वाली जो बात है, सामाजिक बदलाव के लिए या राजनीतिक बदलाव के लिए उनका मुख्य ध्येय है। तो ज़्यादा जो लेखक हैं यही हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जाहिर है, देखिए, साहित्य हमेशा अपनी परंपरा से कुछ लेकर ही आगे बढ़ता है, वो पूरी तरह से कटा हुआ नहीं होता। हाँ। तो अब का जो लेखन है, मेरे जो मैं समझ पा रही हूँ कि वो थोड़ा आक्रामक हुआ है या ज्यादा मुखर हुआ है। जी जी वो अब पहले से ज्यादा अपनी परंपरा से लेता हुआ आगे बढ़ रहा है। जी। नेहा, मैं यहाँ पर मेरे मन में जो एक प्रश्न है वो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि आपने दोनों तरह का परिवेश देखा है। जी। जब हम स्त्री अनुभव की बात करते हैं तो हम किस स्त्री की बात कर रहे हैं, और वो कौन सी स्त्रियां हैं जो आपको लगता है कि साहित्य में कहीं पीछे छूट गई हैं, या उनका प्रतिनिधित्व कम है, या वो उनको लेकर इतना अभिव्यक्ति हमारे साहित्य में इस समय भी नहीं हुई? वो जो जिस तरह का हम साहित्य अभी देख रहे हैं, स्त्रीवादी साहित्य और स्त्रियों द्वारा लिखा हुआ साहित्य दोनों अलग बातें हैं। तो ज़्यादातर मध्यम वर्ग की जो स्त्रियां हैं उनकी अभिव्यक्ति ज़्यादा है। जो निम्न वर्ग की स्थितियां हैं, या जो देहात या पिछड़े जगहों की स्त्रियां हैं, उनको इतनी जगह नहीं मिल रही अभी साहित्य में। उसका कारण भी है कि जहाँ अभी एजुकेशन ही नहीं पहुँची, जहाँ अभी रोटी का ही संघर्ष है, वहाँ उस तरह से कैसे वो अपनी बात कह पाएंगी। तो अभी उनकी बात भी हम जैसे ही लोग कह रहे हैं, या वो लोग कह रहे हैं जिनका नौकरी के बाद जीवन बदला है, उनके पास आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी हुई है, और जो बड़े जगहों पे गए, जैसे मान लो दिल्ली जैसे जगहों पे आए हैं, तो उनके जो उस जगह से कट गए ना, उनके अनुभव, वो जो अनुभव अभिव्यक्त कर रहे हैं वो भी एक स्मृतियों के आधार पे कर रहे हैं। वो कितना अभी कनेक्ट हैं, कितना अभी उस जगह से जुड़े हैं, ये भी तो तय नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो छूट रहा है अभी। तो नेहा, ये आप कह रही हैं कि जो लोग आगे आ गए, जो गांव से निकल के शहरी पृष्ठभूमि में आ गए, जी, जी। ये उन पर डिपेंड करता है कि वो कितना उनको अब जो स्मृति के आधार पर अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो क्या ये सिर्फ एक लेखकीय दृष्टि का जिम्मेदारी है, या कोई साहित्यिक संस्थान या और कुछ हमारे टूल्स हैं जिन पर हम बात नहीं कर रहे, जो वो लोग छूटते जा रहे हैं, उस तरह की स्त्रियां? ये सिर्फ लेखकी जिम्मेदारी नहीं है, ये एक राजनीतिक जिम्मेदारी भी है। समाज में जैसे एक सांस्कृतिक परिवेश है, एक राजनीतिक परिवेश है, और जो सामाजिक परिवेश है,
उनको सबको बदलाव की ज़रूरत होती है, तो अलग अलग टूल्स अलग अलग तरीके से बदलाव करेंगे। पर चूँकि हम लोग लेखक हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पे बात कर रहे हैं। एक हम एज ए लेखक क्या अपने अपने समाज को दे रहे हैं, क्या अपने साहित्य को दे रहे हैं, तो हम तो इसी पे बात करेंगे। पर ये सिर्फ लेखकों के करने से बदलने वाला नहीं है, इसमें जो होता है ना सड़क पे आने वाली बात, या घरों में वो बदलाव होना चाहिए। स्त्रियां जिस तरीके से परिवेश में रही वहाँ बदलाव होना चाहिए, तो ये तो सभी मिलके करेंगे तभी हो पाएगा। ठीक है नेहा, जैसा कि नेहा आप कह रही हैं कि ये एक बदलाव जो है सामूहिक रूप से आएगा, और जी। जो स्त्रियां या जो स्त्री अनुभव हमारे साहित्य में अभी पीछे छूट रहे हैं, वो एक बदलाव उनके लिए एक आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब वो आएगा। हालांकि मेरा प्रश्न ये था कि क्या लेखक के दृष्टि से हम वंचित हो रहे हैं। जी। मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मानसी आपसे मेरा एक प्रश्न मैं कर रही हूँ कि आज जो हमारा साहित्य है जिसमें वंचित समूह के जो पात्र हैं उनको आप किस तरह देख रही हैं? वो पिछले जो पहले का साहित्य रचा जा रहा था उनमें और आज जो पात्र रचे जा रहे हैं उनमें क्या बुनियादी फ़र्क आपको लगता है कि हाँ, ये जैसे एक स्पष्ट रेखा हम खींच दें कि हाँ, ये फ़र्क तो है जो वंचित समूहों का चित्रण जैसे पहले हो रहा था और जैसे अब हो रहा है? सबसे पहले मैं हंस के संपादक संजय साहे जी और हंस की प्रबंध निर्देशिका रचना यादव जी और हंस की पूरी टीम का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक शोधार्थी के रूप में यहाँ पे बुलाया और इतना बड़ा मंच दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि पुराने पात्र और शहरी पात्रों में किस तरह बदलाव आया है, नहीं, मेरा कहना ये था कि परंपरा में जो चित्रण हो रहा था, वंचित समूह के जो पात्र साहित्य में आ रहे थे उनमें और अब जो वंचित समूहों के पात्र साहित्य में दिख रहे हैं उसमें क्या बुनियादी फर्क आप देख रहे हैं? हाँ, वंचित समूह मतलब अगर मैं बात करूं दलित साहित्य की, तो जैसे कि शुरुआती दौर का दलित साहित्य लिखा गया, उसमें अगर मैं शुरुआती दौर के दलित साहित्य की बात करूं तो उस समय की पृष्ठभूमि जो थी वो सिर्फ ग्रामीण रूप में दिखती थी। वहाँ पे शैक्षणिक आधार जो था वो नहीं था, लेकिन तो वहाँ पे सिर्फ ग्रामीण पृष्ठभूमि के पात्र जो थे सिर्फ वही दिखाई देते थे। चाहे हम 25 चौका 150 कहानी की बात करें या छप्पर उपन्यास की बात करें। और अब जो बुनियादी फ़र्क आया है युवा लेखन में, वो अब क्योंकि एक मध्यम वर्गीय जो शिक्षा है, शिक्षा के कारण जो बदलाव आया है, मध्यम वर्गीय वर्ग जिसको बोल सकते हैं, उसने शिक्षा के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अकेडमिक उसमें या डिजिटल प्रवेश जिस तरीके से आया है, या जो चित्रण हम पात्रों के माध्यम से देखते हैं, चाहे मैं कहानियों पे बात करूं या उपन्यासों पे। अभी कैलाश वानखेड़े की कहानी है महू, जिस पे बात करते हुए पता चलता है कि पूरी तरीके से शैक्षणिक पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है, जिसमें राजनीति दिखाई गई है और उसके महू के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह ये जो जातिवाद है और जातिवाद ने जो अपना रूप बदला है, वो अब जो पहले स्थूल जातिवाद दिखाई देता था वो पीड़ा के रूप में, अब वो दिखाई दे रहा है कि किस तरह जातिवाद सूक्ष्म हो गया है, मतलब वो अंदरूनी रूप से जो काम कर रहा है। हाँ, मतलब जो मैं समझ पा रही हूँ, आप ये कहना चाह रही हैं कि जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है तो जो दलित चित्रण है, हालांकि मैं वंचित समूह की मैंने बात करी थी, लेकिन जो दलित चित्रण है वो ज़्यादा मजबूत हुआ है या ज़्यादा मुखर हुआ है, या शिक्षा का प्रभाव उन दलितों को जो कैरेक्टर्स हैं उन पर हम देख पा रहे हैं, ये आप कहना चाह रही हैं? शिक्षा के कारण जो बदलाव हुआ है वो जो दलित साहित्य में पात्रों के रूप उसकी से वस्तु मुखर और हो रहा विषय है। में परिवर्तन हुआ है। जी जी अब पात्र किस तरह से गढ़े जा रहे हैं? अब पिछले पात्रों में क्या वो एक बिंदु था, जो फर्क था जो पहले में नहीं था, आपको लगता है कि अब वो पात्रों में है? मुझे लगता है कि शिक्षा के स्तर पर हम अगर शिक्षा से हटे तो व्यवसाय में भी देखिए कि बदलाव तो हो रहा है। लोग अपनी बातों को या साहित्यकार अपनी बातों को बहुत मुखर तरीके से पेश कर रहे हैं। जो डर पहले हमें कह सकते हैं कि सामंती समाज से था, वो अब नहीं नजर आ रहा है। अब जाति का स्तर बदल चुका है। वो सूक्ष्म जातिवाद चाहे वो शिक्षा के स्तर पे हो रहा हो या कह सकते हैं कि व्यवसाय के स्तर पे हो रहा हो, जैसे कि कैलाश वानखेड़े की कहानी है सत्यापन, उसमें वो कहते हैं कि सिर्फ सत्यापित करवाने के लिए खुद को हमको ऐसे व्यक्तियों के पास जाना पड़ता है जो हमको जानते भी नहीं हैं। तो मतलब इसी से अगर एक सवाल और निकलता है कि जो हाशिए का समाज का यथार्थ है वो
ज़्यादा सफल रूप से आपको लग रहा है कि अब के साहित्य में आ रहा है? पहले आप मान रही हैं कि उस तरह से नहीं आ रहा था, हाँ, हालांकि मुझे वो लग- समय हाँ, सापेक्ष चीज़ें होती हैं। हाँ हाँ, लेकिन समय बदल रहा है, समय के साथ साथ परिस्थितियां बदल रही हैं, व्यवस्था बदल रही है। वो जो व्यवस्था जो बदलाव कर रही है उसके स्तर पे मुझे लगता है कि हाशिए का समाज, चाहे वो दलित समाज हो या आदिवासी समाज हो या कह सकते हैं कि स्त्री विमर्श हो, दलित स्त्रियों ने अपनी आवाज़ को, वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि दलित साहित्य लिखा जा रहा है तो वो सिर्फ पुरुष लिख रहे हैं इसलिए उन्होंने, क्योंकि उसमें भी स्त्रियों की अपनी एक अलग कंडीशन है, तो उन्होंने खुल के अपनी बातों को अपने लेखन में लिखा है। मानसी, अगर मैं गलत नहीं समझ रही हूँ तो जो प्रतिरोध की आवाज़ थी या जो शुद्ध प्रतिरोध जिसे हम पहले कह देते थे, वो कहीं ना कहीं एक निर्णायक रूप ले रहा है, अब एक नई दिशा दे रहा है आज के पात्रों के माध्यम से, या आज जो भी साहित्य वंचित समूहों को लेकर आ रहा है या हाशिए के समाज को लेकर जो रचा जा रहा है, वो इस तरह से रचा जा रहा है कि जो शुद्ध प्रतिरोध है वो कहीं ना कहीं अब एक दिशा देने का प्रयास कर रहा है समाज को भी और लेखक के दृष्टि को भी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मुझे लगता है कि शुद्ध प्रतिरोध है, लेकिन दिशा तो दे रहा है। चाहे वो एक वैचारिक तो शुरू से चली आ रही है दलित साहित्य में अम्बेडकरवाद को लेकर, उसके बाद जो एक वैज्ञानिक बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर, और बुद्ध का जो दर्शन है उससे मुझे लगता है कि एक प्रतिरोध, एक दिशा तो दे रहा है। जो ये वही बात है जो नेहा ने भी करा था कि जी। अब बदलाव, नेहा ये बात कर रही थी कि बदलाव ऐसे होगा, सामूहिक रूप से होगा, तो मुझे लगता है नेहा भी आपकी इस बात से सहमत थी कि अब का जो साहित्य है जो ज़्यादा मुखर हुआ है तो वो एक निर्णायक के तौर पे भी देख रहा है, एक दिशा भविष्य में बनती हुई हमें नज़र आ रही है, जो ज़मीन हमने तैयार करी थी परंपरा से, उस पर चलते हुए अब हम एक निर्णायक दिशा देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले किंशुक, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, मैंने 2 बार आपका नाम गलत ले दिया है, लेकिन क्योंकि अब हम वंचित समूहों पर बात कर रहे हैं और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किंशुक LGBTQ मुद्दे पर बहुत प्रभावी तौर से लिख रहे हैं और आज उस मुद्दे पर हम बात कर पा रहे हैं मंच पर, ये हमारी सफलता है। ये सफलता शायद हमने उपलब्धि जिसे कहेंगे हासिल करी। किंशुक, जब LGBTQ जैसे मुद्दे पर बात होती है तो उसे संवेदनशील कहकर, हालांकि फ़र्क आया है कि पहले अश्लीलता कहकर अब वो संवेदनशील, सभ्य वर्ड हमने चुन लिया है उसके लिए, तो संवेदनशील कहकर हम उसे नकारने का प्रयास करते हैं या कहिए कि हम उससे बचने का प्रयास करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये एक साहित्यिक ईमानदारी के विरुद्ध जाता है या एक क्योंकि जो LGBTQ के मुद्दे हैं वो उनका जो अनुभव है वो भी मानवीय अनुभव ही है, लेकिन जब हम उससे बचने का प्रयास करते हैं तो क्या वो एक साहित्यिक ईमानदारी के विरुद्ध जाने वाली बात है? शुक्रिया दीबा। मुझे अभी मानसी जिस तरह से बात कर रही थी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि हाशिया क्या है, किसे हम हाशिया कहते हैं। जैसे अभी बात हुई तीसरे जेंडर, तो तीसरे जेंडर जो अपने आप में एक मिसजेंडरिंग है वो हम अमूमन करते हैं, और जिसे हम अब उपलब्धि कह रहे हैं कि हमें ये मौका मिला कि आज हम LGBTQ के विषय पर बात कर पा रहे हैं, ये उपलब्धि हमें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। अभी हम बहुत देर हो गई है हमें। हिंदी में जिस तरह से संवेदनशील मुद्दा कह के बात की जाती है LGBTQ विमर्श की, मुझे प्लेटो का सिंपोजियम की वो उनकी गुफा का एक उदाहरण है जिसमें वो कहते हैं कि इंसान जो है वो हमेशा गुफा में ही रहना चाहता है। अगर वो बाहर आकर सूरज को नहीं देखना चाहता है, लेकिन सूरज की परछाइयों और बिंबों से ही वो हकीकत को देखना चाहता है। और हिंदी के साथ भी अगर मैं सिर्फ LGBTQ या क्वियर विमर्श की बात करूं, और मुझे लगता है हमें क्वियर कहना चाहिए बिकॉज क्वियर और LGBTQ में भी फ़र्क है, तो समझ में आता है कि किस तरह से और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी विरोध लेखन के द्वारा हो रहा है वो अभी कोई बहुत गहरा नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे उपन्यास आ रहे हैं और सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व की तरह ही मैं उनको देख पाता हूँ। मैंने बहुत सारे मंचों से ये बात कही भी है और
एक लंबा लेख भी लिखा था कि जिस तरीके के कैरेक्टर्स आजकल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अमूमन रोते हुए बिलखते हुए कैरेक्टर्स हैं जो अपने प्रेम को चाहते हैं, उनकी और कोई वो सामाजिक तौर पर कटे हुए हैं, उनका समाज से कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ प्रेम चाहते हैं और प्रेम में यंत्रणा है, माँ बाप इस तरह से व्यवहार करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब उसमें दो तरीके की चीज़ें हैं, आप अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे कि तो आपको समझ में आएगा किस तरह से ये एक तरह से कोएप्टेशन है हेटेरो डोमिनेंट समाज में, कि जो हेटेरोसेक्सुअल समाज है इवेंचुअली आपके पात्र क्या चाहते हैं कि हमें हेटेरोसेक्सुअल समाज में ही एक्सेप्ट कर लो, हमें उसी का हिस्सा बना लो। तो खैर मैं तो जो शादी की बात क्वियर राइट्स में बहुत समय से चल रही है, मैं इन सब चीज़ों के बहुत खिलाफ रहा हूँ, क्योंकि शादी जैसी चीज़ें इंस्टीट्यूशन है डोमिनेशन का, पेट्रियार्की का और तमाम तरीके की उन व्याधियों का जिससे हम बचना चाहते हैं और जिसका हम विरोध करना चाहते हैं। जी, जैसे आपने कहा कि अब बात होने लगी और ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, मतलब जिसको अब हम संवेदनशील मुद्दा कहकर बात कर रहे हैं वो अब पहले, बहुत पहले इसको एक्सेप्टेंस मिल जाना चाहिए था। मैं इसी बात पर आ रही थी कि बात तो होने लगी, कहानियाँ भी रची जाने लगी, कुछ कानून भी इस तरह बन गए कि हम ज़्यादा मुखर हो गए, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि जो ये विमर्श के तौर पर भविष्य में इसकी दिशा क्या रहेगी? क्या ये स्थापित हो रहा है या अभी हम वही पढ़े हैं कि हम उनकी बात तो कर रहे हैं लेकिन उन पात्रों की बात उस तरह हो रही है कि हम उन्हें एक सहानुभूति के रूप में देख रहे हैं, मानवीय अनुभव के रूप में अभी तक हमने उन्हें स्वीकार नहीं किया है, एक सहानुभूति के रूप में ही हम उन पात्रों को या उन कथाओं को देख रहे हैं। अगर आप इस पर कुछ बताएं हमारे। नहीं, मैं तो बहुत आशावान हूँ इस बात को लेकर कि ज़रूर ये मुद्दा जो है वो मुखर रूप लेगा, लेकिन कितना समय लगेगा मैं ये नहीं जानता हूँ। मुझे लगता है कि अभी तो हम बहुत ही इनिशियल जो शैशव काल होना चाहिए हम उस पर हैं। अभी शायद 10, 20, 25 साल लगेंगे कि ऐसा कुछ बन पाए, लेकिन उम्मीद ज़रूर है और बहुत सारे प्रकाशक, संपादक ये सब चीज़ें छाप रहे हैं, बहुत लोगों की समझ भी बहुत गहरी हो रही है। तो धीरे धीरे, और एक्चुअली किसी भी विमर्श को स्थापित करने के लिए मुझे लगता है कि लेखक के साथ संपादक, प्रकाशक, इनके साथ साथ आलोचक की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब लेखक एक वैचारिक दबाव से भी मुक्त हुआ है, जो बाजार का दबाव कह लें या आप उसे वैचारिक दबाव कह लें, उससे मुक्त होकर लिख रहा है, अपनी बात कर रहा है। वैचारिक दबाव कि हम क्या लिखेंगे, क्या सामने लाएंगे, क्या नहीं लाएंगे, ये जो फिल्टर लेखक लेकर चलता है तो उससे वो मुक्त हुआ है अब इस तरह के मुद्दों पे जब हम खुलकर बात कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे ज़्यादातर मैं कहूँ तो शायद नहीं, क्योंकि 5 लोगों के लिख लेने से कोई ख़ास बात बनती नहीं है और उससे कोई पैटर्न समझ में नहीं आता है। अभी भी मेरी किताब को आए हुए 2-2.5 साल होने लगे, अभी भी ऐसे लोगों के फ़ोन मुझे आते हैं जो छोटे कस्बों में, तबकों में रहते हैं, उनको अभी तक भी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए बहुत मुठभेड़ करनी पड़ रही है। तो लेखक किस तरह से बदला है मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि जितने भी लेखकों को जिनके उपन्यास आए हैं या जिनका मैंने जो भी अभी LGBTQ के संदर्भ में जो भी देखा है, वो सब मिडिल क्लास से आते हैं, वो सब बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं। और मैं अपने आप को भी अगर देखूं तो प्रिविलेज जो रही कि मैं डॉक्टर हूँ, अपर क्लास, अपर कास्ट, एक ऐसी परिवार से आता हूँ, तो उन सब चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मुझे लगता है नेहा शायद बता पाएँ कि किस तरह से एक्सपीरियंशली अगर गांव में देखें या Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में देखें तो किस तरह से बदलाव हुआ है और क्या वहाँ के लेखक इन सब चीज़ों पर लिखने के लिए और मुखर हो पाए हैं या नहीं।
मुझे लगता है चलिए आपकी जो बात है कि हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात हो रही है तो लेखन जो है वो एक छटपटाहट तो पैदा कर रहा है, कहीं हलचल तो पैदा कर ही रहा है। अब वो हलचल कितने आगे तक जाएगी ये तो भविष्य बताएगा। मेरे पास एक सवाल है मैं जो आप तीनों से पूछना चाहूँगी, क्योंकि समय सीमा हमारे पास है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस भी हमारी इस चर्चा में अंत में शामिल हों। कि अभी हमने तीनों से आपसे बात करी, आपके राय ली कि ये जो नया समय है जिसको हम नए प्रश्न हैं या जो नए लेखक हैं, ये एकदम से अपनी अलग दुनिया रच ली है इन्होंने, या ये एक मिश्रण है जो परंपरा के साथ एक हिंदी साहित्य को ज़्यादा व्यापक कर रहा है, ज़्यादा लोकतांत्रिक कर रहा है? अगर आप तीनों दो दो शब्द अपने इस पर अपनी राय के तौर पर दें। एकदम से तो कोई दुनिया नहीं रची जा सकती। कोई भी दुनिया जो पुरानी दुनिया है उसमें से एक नई दुनिया बनती है, तो ये दुनिया भी साहित्य की जो पुरानी दुनिया थी उसी से निकली है, या जो समाज की जो पुरानी दुनिया थी उसी से निकली, एकदम से तो नहीं रची। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी साहित्य पहले से ज़्यादा लोकतांत्रिक हुआ है, जो शायद पहले नहीं था। और जैसे शुक्रिया नेहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमने बदलाव तो किया है, और वो बदलाव अब धीरे धीरे दिखेगा या एकदम से कुछ वर्षों में वो हमारे सामने आएगा, ये पता चलेगा। मानसी, आप क्या सोचती हैं इस पर? शुक्रिया नेहा। मेरा मानना है कि जिस तरह साहित्य बदल रहा है और युवा लेखन लिख रहे हैं, उसमें जो बदलाव मुख्यतः मुझे दिखाई दे रहा है वो एक डिजिटल जो प्रवेश अब आ गया है, जिसमें तकनीक एक बहुत बड़ी कि दलित लेखन लिख रहा है और फिर उसको पाठक पसंद कर रहे हैं और उसका अनुवाद हो रहा है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक जो उसमें एक बदलाव आया है, या दलित लेखन की भाषा को जो पहले कहा जाता था कि एक अनगढ़ भाषा है, उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं, तो अब लगता है कि उसमें बदलाव है और अब एक सुगठित और एक अच्छी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि तकनीक ने लेखन को बहुत ज़्यादा, प्रभावित साहित्य को बहुत ज़्यादा सुलभ बनाया है, और वो नए लोगों को ज़्यादा अभिव्यक्ति के माध्यम दे रहा है, और जो अभिव्यक्ति है वो सहज हुई है, अब वो कई सीमाओं से बाहर आ गई है तकनीक के कारण। किशुक, आपका मैं एक दो शब्द चाहूँगी कि आप इस पर कहें। मैं जो मानसी अभी कह रही थी, शायद मैं उस बात को समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन मेरी उससे नाइंतिफाकी इसलिए है क्योंकि हर विमर्श को अपनी भाषा और अपना व्याकरण खुद से गढ़ना होगा और इस बात तक भी पहुंचना होगा कि वो अनघड़ता में ही उसकी सुघड़ता है। जब तक अमूमन ऐसा होता रहा है, जो LGBTQ या किसी भी विमर्श के लिए हम देखते हैं तो बड़ी जल्दी से कहा जाता है कि ये सुंदर नहीं है, या ये लिटरेचर अप्रोप्रिएट भाषा नहीं है, ये भाव। अभी मुझसे एक संपादक ने कहा कि कहानी का मकसद सौंदर्य बोध को बढ़ाना होता है। हमारी जो भी लांछित प्रवृत्तियां हैं, हम उसे साहित्य में नहीं लाना चाहते हैं। तो अब जिस बात को वो लांछित प्रवृत्ति कह रहे हैं, या जिस भी बात को वो इस तरह से कहना चाह रहे हैं, वो वही गलत है। हाँ, ये वहीं उनकी पर व्यक्तिगत और राय भी। इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि युवा इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदल नहीं रहा है, क्योंकि हम पुरानी तरह से ही लिखना चाहते हैं। हम विषय तो हमारे शायद बदल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं बदल रहा है। मतलब फॉर्म नहीं बदल विषय रहा है। बदल रहा है, लेकिन उसको बरतने का जो तरीका है, कहीं ना कहीं हम अभी भी परंपरा जो चला आ रहा है उस मोह को या तो छोड़ नहीं पा रहे, या उस खांचे से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे, एक मजबूरी के तौर पर है। मैं अब इस सत्र को ऑडियंस के लिए ओपन कर रही हूँ कि उनके कोई प्रश्न है तो वो अपने प्रश्न हमसे कर सकते हैं, हमारे वक्ताओं से। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर हमारे वक्ताओं से कर सकते हैं। जी प्लीज़। प्रश्न ये है कि जो आधुनिक वर्तमान लेखक है या लेखन है, उससे पहले के लेखन में क्या अंतर है? मतलब जो पहले के लेखक थे, जैसे प्रेमचंद और भी जो लेखक थे, उनमें और अभी जो कहानियाँ या उपन्यास या कविताएं लिखी जा रही हैं, वो किस तरह उसको अंतर कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं?
आपका ये प्रश्न आप किससे है? आप किंशुक में चाहूँगी। अच्छा, आप नेहा प्लीज़। एक तो प्रेमचंद का जो समय था वो समय अलग था और आज का जो समय वो समय अलग है। प्रेमचंद का जो उपन्यास है गोदान, उसको हम बोलते हैं किसान संस्कृति की अभिव्यक्ति थी। तो किसान को केंद्र में रख के उन्होंने एक पूरा एक जिसको कहते हैं महाकाव्यात्मक उपन्यास उन्होंने रचा। आज के समय में जो किसान है वो हाशिए पे। मुझे लग रहा है कि शायद इनमें से कोई नहीं होगा जो अपने बच्चे को किसान बनाना चाहता होगा या खुद किसान बनना चाहता होगा। किसानों की स्थिति इतनी ज़्यादा बेकार है, क्योंकि मैं उनके बीच में रह रही हूँ, देख रही हूँ कि वो खुद बनना नहीं चाहते। तो जाहिर सी बात है, जब समय बदल जाता है तो विचार बदल जाते हैं, भाषा बदल जाती है। और जिस तरह से आज नए तरह के डिस्कोर्स आए, प्रेमचंद का जो समय था उसमें स्त्रियों की स्थिति क्या थी? मुझे लगता है नेहा ये कहना चाह रही हैं कि समय के साथ हम एक तुलना नहीं कर सकते कि आज का लेखक क्या है और प्रेमचंद कहाँ तुलना खड़े थे, कर बड़े सकते हैं, अच्छा तुलना कर सकते अभी हैं, तुलना लेकिन हो रही बस समय में ही तुलना होगी। क्यों? आज उस समय स्त्रियों की स्थिति क्या थी? वो घर के अंदर थी, है ना, या वो घर के बाहर थी, तो वो पुरुष के सहयोग में थी। जैसे उनके उपन्यास की जो पात्र हैं वो पुरुष, जो वो सामंती व्यवस्था थी उसी के केंद्र में थी वो। पर आज स्त्री बाहर है, है ना, आज दलित है, उनकी स्थिति चेंज हो चुकी है, भाषा सब चेंज हो गया, शिल्प चेंज हो गया। शुक्रिया सब नेहा। कुछ बदल किंशुक, गया। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? स्त्रियां आज बाहर निकल गई हैं, ये कहना भी अपने आप में बड़ा एक एलिटिस्ट वो है, क्योंकि स्त्रियां अभी बहुत जद्दोजहद कर रही हैं, बहुत जगहों पर जद्दोजहद कर रही हैं बाहर निकलने की। मुझे लगता है हर समय में बहुत सारे काल जो हैं वो मिश्रित होते हैं और हर समय में अलग 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 ध्वनियाँ होती हैं। गोदान की बात हो रही थी, तो गोदान में अभी भी मुझे लगता है कि गोदान हिंदी का क्या पूरी दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट नॉवेल्स है। जिस तरह से कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर एक्ट करता है वो आज भी आप गोदान में समझ सकते हैं, जो आज हम देख रहे हैं होते हुए। और मुझे लगता है कि यही एक लेखक का दूरगामी उसकी दृष्टि होती है कि वो बहुत समय पहले वो चीज़ों को देख पाता है जो हम आज शायद अपने सामने होते हुए देख पा रहे हैं। मैडम, जैसे कि मैडम ने कहा कि आज के किसान हाशिए पे है, जी, तो हमारी तो आज के किसान हाशिए पे कैसे हैं भाई? 100 करोड़ 150 ये करोड़। मैम, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है, हालांकि ये चर्चा बहुत लंबी जा सकती मैं है। लेखन की बात कर रही हूँ, लेखन में भी हाशिए पे है किसान। मैं लेखन की बात कर रही हूँ, वो उस समय भी हाशिए पे था, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। जी, अभी किसान भी हाशिए पे है, लेकिन हमारी जो लेखन ऑडियंस में है उनके किसान पास अभी बहुत सारे हाशिए पे है। प्रश्न जाहिर है, मैं लेखन लेकिन हमारे पास समय की बहुत थोड़ी सी कमी है। तो मैं इस चर्चा को बस मैं एक उसके तौर पे कहूँ कि जो बात हम आज कर रहे थे नए रंगों की और साहित्य में क्या नए बदलाव हैं, उन पर मुझे लगता है कि किंशुक ने जो LGBTQ को लेकर अपना मत रखा है वो बहुत प्रभावी था। और नेहा और मानसी स्त्रियों को लेकर और दलित पात्रों को लेकर जो बात हमने आज की है और जिस तरीके से ये चर्चा आगे बढ़ी है, मुझे लगता है कि हम एक अच्छी चर्चा के रूप में इसे देखेंगे। और अभी मैं आदरणीय संजय सहाय जी को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ, वो आपके साथ कुछ साझा करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हेलो, मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। अभी ये जो प्रश्न आया था तो इसका जवाब है साहित्य समाज का दर्पण है। तो हम जो तुलना करते हैं, हम जो परिस्थितियाँ साहित्य के जरिए व्यक्त होती हैं, हम समाज की विभिन्न बदलती हुई परिस्थितियों की तुलना करते हैं, ना कि साहित्य की तुलना करते हैं। साहित्य तो एक मिरर है, समाज का दर्पण है। तो समाज में जो भी बदलाव आ रहे हैं, साहित्य भी उसी के हिसाब से बदलता जाएगा और वही तुलनात्मक अध्ययन हम समाज की परिस्थितियों का साहित्य के माध्यम से करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। एक अच्छी चर्चा चली, बहुत छोटी थी और ऐसी चर्चाएं, लंबी चर्चाएं होनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग मित्र वहाँ बता रहे थे कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज का दर्पण तो आज के दिन में YouTube हो गया है, अखबार हो गए हैं, दर्पण तो वही है। साहित्य को उससे आगे जाना होगा, तभी वो साहित्य रहेगा। वो दर्पण वाली बात जो है पुरानी पड़ चुकी है।
अब रही बात जहाँ तक इस कार्यक्रम की, तो मुझे डर ये लग रहा था कि मामला जो है वो इधर उधर भटक रहा है, लेकिन अंत में किंशुक ने उसको संभाला और हम वापस आए कि साहित्य, जो हम नया साहित्य रच रहे हैं, जो नए मुद्दे उठा रहे हैं, जो नए विषय उठा रहे हैं, उन विषयों पर उसकी भाषा, उसकी शैली, उसका शिल्प क्या हो, इस पर जो है, हालांकि उस पर बात नहीं हुई, लेकिन इन्होंने इशारा उसी तरफ किया। और वो बहुत ज़रूरी है कि हम किस भाषा में या किस शिल्प में हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं, जहाँ जो उन्होंने कहा कि रोना गाना ज़्यादा होता है, खासकर LGBTQ को लेकर के। रोना गाना क्यों होता है? आप पुराना शिल्प इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए होता है, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आता है कि हम इसको किस रास्ते पर, नए रास्ते पर ले जाएं और लोगों को एक बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इन बातों को सुनाएं। वो हंसते हुए बात हो सकती है, वो बात व्यंग्य करते हुए हो सकती है, लेकिन वो रुदन जो है वो सबसे घटिया तरीका है बातों को समझाने का, वो 200 साल पहले की चीज़ है। तो उससे तो ज़रूर मुक्ति पानी चाहिए जितनी जल्दी हो सके। हम उत्तर आधुनिक काल में जी रहे हैं। उत्तर आधुनिकता में बहुत सारे औजार आज भी ऐसे, उसमें बहुत सारे औजारों का दुरुपयोग भी हो रहा है, इसलिए चीज़ें दुरूह होती जा रही हैं, लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो रोचकता ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसके साथ ही साथ उसमें वो सारे तत्व मौजूद हैं जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा रोचक बना सकते हैं। और इसको देखने के लिए आपको मार्केस के पास जाना होगा। आपको कितनी साधारण सी चीज़ें, भाई ये पूरा का पूरा जो जादुई यथार्थवाद है, ये उसी उत्तर आधुनिक काल की देन है। तो आपको इन तमाम चीज़ों में भरोसा रखना होगा और प्रयोग करने होंगे और ये रुदन से बाहर निकलना होगा। तो एक चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं यहाँ पर अनवर जमाल जी को बुलाना चाहूँगा मंच पर, और आप आएँ। तो विशेषांक एक निकला था हमारा श्याम बेनेगल जी के ऊपर में, तो श्याम बेनेगल जी का विशेषांक जो है पुस्तकाकार रूप में हमारे सामने मौजूद है, उसका हम ये छोटा सा लोकार्पण कर रहे हैं। हंस की ओर से आप सभी का आभार, सभी दर्शकों का, सभी वक्ताओं का। दीवा, विशेष आभार आपका, बेहद बढ़िया सत्र रहा। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी उपस्थिति का।